यस सर। आप लोगों की मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गए? सर अभी हो रहे हैं। मेरा कल एसएसटी का 10 तक अच्छा, कैसा कल गया? इंग्लिश का है। सर बहुत अच्छा गया। अच्छा, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं या सब्जेक्टिव? सर पहले जैसे बोर्ड का फॉर्मेट होता है वैसे ही हो रहा है। पहले 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, फिर 20, फिर 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव, उसके बाद फिर 25 मार्क्स का ओटीबीए पेपर होता है। उसमें हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसी पे बेस्ड होता है सारे क्वेश्चंस। बाकी बच्चे बताओ। सर मेरे तो नो सर। 25th से हैं। कब से है हिमानी? 25th। यस हिमांशु, आपको कुछ कह रहे थे? सर नहीं हुए अभी। कब से है बेटा? सर अभी कुछ नहीं पता। चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट और चैप्टर। कुछ अभी पूछना है? जो भी पढ़ा दिया है कुछ में पूछ सकते हो। नो सर ऑल। यस हिमांशु हिमानी, डाउट है? अच्छा, मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आंसर कर पाओगे जो भी पढ़ाया उसी में से? यस अनुराग? सर। ओके, तो अनुराग आप बताइए, आप सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में कुछ बता सकते हैं? Yes, sir. This code was introduced by Napoleon. In this code, the currency in France was made same, and in this code, the privileges based on birth was abolished, and all citizens were before law and secured right to property. Okay. और कुछ है इसमें अनुराग? No, sir. अभी ओके, हिमानी आपको लगता है इसमें कुछ और भी है जो आप ऐड कर सकते हैं? सर फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था कि द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड हो गए थे, और जो देखो, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसे भी इम्प्रूव कर दिया था। और जो पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स और बिजनेसमैन थे उन्हें नया फ्रीडम वो इंजॉय कर सकते थे, न्यू फ्रीडम मिल गया था उन्हें। ठीक है। पॉलिटिकल फ्रंट में हिमांशु आप बता सकते हैं क्या चेंजेस, मतलब क्या चेंजेस लाए थे उसमें जो लोगों को पसंद नहीं थे? हिमांशु, यस सर। आपको याद है पॉलिटिकल फ्रंट में क्या चेंजेस आए नेपोलियन में? सर वैसे तो मेरी एसएसटी हिंदी में है। हाँ हाँ, अच्छा। यस तो सर। नेपोलियन ने राजनीतिक तौर पे कौन से बदलाव लाए थे फ्रांस में और यूरोप में जो दूसरे? हाँ, सर आपकी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र में नेपोलियन ने कौन से सुधार किए थे? सुधार थे या जो है कि सुधार नहीं थे? मतलब किस तरह के बदलाव लाए थे ये बताओ, जिससे उसकी निंदा हुई थी? चलो कोई बात नहीं। अनुराग आप ट्राई करो। Sir, Napoleon simplified the administration division, ma'am, sir, he abolished the feudal system and freed peasants from safe from and funereal dues. रुको रुको, यहाँ पे आप भी सही नहीं जा रहे, राइट डायरेक्शन में। मानी आप कुछ आइडिया लगा सकती हैं? तो उसने क्या किया था, टैक्सेशन बढ़ा दिया,
सेंसरशिप लागू की थी, ठीक है, और जबरदस्ती मिलिट्री में लोगों की भर्ती कर दी। मानसू सर आप सर पीछे से ज्यादा आ पीछे से, ज्यादा वो सर अरे पीछे से डॉग्स बात कर रहे हैं। हाँ स्ट्रीट डॉग है रास्ते में dog। So what I am saying, listen first, listen carefully। मैं कह रहा हूँ कि टैक्स उसने बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप लागू कर दिया था, और लोगों को मिलिट्री में जबरदस्ती क्या करते थे, भर्ती करते थे, ठीक है। फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन, इंक्रीज टैक्सेशन और सेंसरशिप, इंक्रीज सेंसरशिप। ओके ओके सर। चलो, तो हम लोग अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं जो हम लोगों ने किया था। आप लोग उसके रिवीजन चाहते हो या आगे से बढ़ाएं? जो भी पढ़ा दिया उसका रिवीजन चाहते हो या फिर आगे बढ़ाऊं? सर आगे ओके, तो हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंस्पायर किया है, ठीक है, वेस्ट ऑफ द यूरोप को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। फिर हम लोगों ने नेपोलियन सिविल कोड पढ़ा, फिर हम लोगों ने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ा, एरिस्टोक्रेसी समझा, फिर लिबरलिज्म के बारे में समझा, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, एल और ज़ोल्वरीन जैसे चीज़ों को समझा। फिर ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ा हम लोगों ने कि किस तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेवोल्यूशनरीज में गिउसेपी मैज़नी के बारे में समझा। फिर हम लोगों ने एज ऑफ रेवोल्यूशन में जो है कि देखा कि किस तरीके से मेटरनिक ने फ्रांस को कहा कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन समझा। फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल समझा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हंगर हार्डशिप। ये रोमांटिसिज्म में मैंने पढ़ा दिया था ना आई थिंक। यस सर। तो रोमांटिसिज्म में हम लोगों ने देखा एक कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, और फिर उसमें कल्चरल मूवमेंट में हमने देखा कि किस तरीके से जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्टर ने जर्मनी के लिए जो है रोमांटिसिज्म किस तरीके से एप्लीकेबल है, फोकलोर से, फोक पोइट्री से, फोक डांसेस से हम कैसे लोगों के अंदर नेशन स्टेट की भावना डाल सकते हैं। फिर हम लोगों ने पोलैंड का केस पढ़ा कि कैसे लैंग्वेज एक स्ट्रॉन्ग वेपन साबित होता है अगेंस्ट रशिया, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंट है वो है हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट का। तो हंगर हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट में आप देखो तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है आपका 1830 का, ठीक है, 1830s एंड ऑनवर्ड। तो 1830s के बाद ऑनवर्ड आप देखोगे कि यूरोप में, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इमर्ज करता है। मॉडर्नाइजेशन, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, ओके। तो टेक्नोलॉजी के आने से हुआ क्या कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। व्हेन दे अडॉप्टेड डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड दे एक्सेप्टेड द टर्म मॉडर्नाइजेशन, डिफरेंट मशीन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, डिफरेंट मशीन जो है आए एग्जिस्टेंस में। तो इस मशीन के आने से हुआ क्या कि जो ओवरऑल मशीन के आने से हुआ क्या कि जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन या मशीन के आने से जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्योंकि जो इंसान का काम था अब वो कौन कर रहा है, मशीन्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, मशीन्स। तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है, ओके। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज इट मींस इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा और प्राइसेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स जब इंक्रीज होंगे तो लोगों की हार्डशिप क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले हंगर आया, हंगर से क्या हुआ, हार्डशिप, कठिनाइयाँ बढ़ी, ठीक है। जब कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं तो लोगों ने कहा कि लेट्स गो फॉर रिवॉल्ट। समझ में आ रही है बात? One of the basic thing which human being requires or require is hunger. To fulfill hunger, to fulfill the needs of stomach. पेट भरना सबसे बड़ा काम है, ओके। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटिंग टू अर्बन एरिया, आप जानते हो, इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, ओके, बेटर अपॉर्चुनिटी। लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स थे दे वर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम अदर वन। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था
तो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इट मीन्स मास प्रोडक्शन हो रही है। अब जब मास प्रोडक्शन हो रही है तो वो क्या करते थे, अलग अलग रीजन में अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते थे। तो मशीन मेड गुड्स आर चीपर देन हैंडमेड गुड्स, यू नो दिस वेरी वेल, ठीक है। तो मशीन मेड गुड्स आर चीपर एज वेल एज सम sort of durability is also there, so people will always like to buy cheaper products than the costlier one. अब इंडिया के केस में अगर आप देखो तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड. What was the reason behind it? Why handicraft industry declined? The reason was meal-made clothes were more cheaper than that of handicraft textiles. So people bought meal-made clothes. समझ में आई बात? And this turned handicraft industry. Okay, or this downgraded the handicraft industries. Okay, or decreased the demand of handicraft industries, which ultimately resulted in hardship for weavers. Am I clear? Yes sir. मेरी Yes, बात sir. समझ में आ रही है क्या सभी को? तो what you will find कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है यूरोप में, ठीक है। जब पॉपुलेशन यूरोप में बढ़ जाती है तो यूरोप में जब पॉपुलेशन बढ़ जा रही है तो इसका मतलब क्या, जॉब सीकर्स ज़्यादा होंगे और एम्प्लॉयमेंट तो एज इट इज जो है वो ही है। तो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड इन पॉपुलेशन पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। देयर इज अ पुश फैक्टर इन रूरल एरियाज एंड देयर इज अ पुल फैक्टर इन अर्बन एरियाज। पढ़ा है? Yes sir. Yes, sir. है ना। तो अब यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर भी स्टिफ कंपटीशन फेस करते हैं, ठीक है। जो इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें मशीन मेड गुड्स से, पर्टिकुलरली कहाँ से, इंग्लैंड से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में खासकर देखा जा रहा था, जो कि वहाँ के लोग यूरोप में घरों में करते थे, छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट वाले काम करते थे या पार्टली मैकेनाइज था। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया इंग्लैंड में वो फुल्ली मैकेनाइज था, उसने पूरा टेक ओवर कर लिया। तो लोगों की प्रॉब्लम क्या होने लगी, एक्यूट होने लगी। उनके सामान बिकते ही नहीं थे, तो मशीन मेड गुड्स बिक रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या थे, फ्यूडल ड्यूज वगैरह का भी था, फ्यूडल ड्यूज, ऑब्लिगेशन, फ्यूडल सिस्टम वो प्रिवलेंट था, उसको भी हटाना है। तो इस सब से लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। अब जब प्रॉब्लम बढ़ रही है तो यहाँ फिर से यूरोप में देखोगे तो फ्रांस का केस आएगा। फ्रांस में ये देखा गया, लोगों का गुस्सा फूट जाता है। लुइस फिलिप, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लुइस फिलिप को क्या बनाया गया था, मोनार्क बनाया गया था, ठीक है। मोनार्क बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, याद है आप लोगों को, पढ़ा था जुलाई रेवोल्यूशन 1830। तो यहाँ पे फ्रांस में जब ये हार्डशिप प्रॉब्लम बढ़ रही है, फूड की शॉर्टेज हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो लोगों ने बैरिकेड इरेक्ट किया। लुइस फिलिप को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, ठीक है। जबरदस्ती उसको भगाया गया कि भाग जाओ यहाँ से, और नेशनल असेंबली बनता है, फिर से फ्रांस रिपब्लिक बनता है इन 1848। और सभी को वोट देने को जो है, सभी को वोट मिलता है वहाँ पे, सभी को वोट देने का हक मिलता है वहाँ पे, एडल्ट मेल्स को, फीमेल नहीं है, माइंडेड, जो कि 21 से एबव, ठीक है। और नेशनल वर्कशॉप बनाया गया कि जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे पहला चेंज आप देखोगे 1848 में हुआ, कहाँ पे, फ्रांस। अब आप जानते ही हो, व्हेन फ्रांस नीचे द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जानते हो ना। तो from now onwards you will see that the rest different different territories or nations, different regions will try, okay, to become a nation state or will try to establish republican form of government or a democratic form of government, ठीक है। whether it's Germany और ये, ठीक है, इटली, हालांकि जर्मनी नहीं बन पाता है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अब यहाँ पे ये हंगर हार्डशिप का एक और एग्जांपल है सिलेसिया का, ठीक है। सिलेसिया में क्या केस होता है, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में क्या होती है प्रॉब्लम,
ठीक है, वीवर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है। क्या प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है? जब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और चीज़ों के दाम घट रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। तो वो क्या करेंगे? फायदा उठा के वीवर्स को, तो वो क्या करेंगे? उसी हिसाब से एक्सप्लॉइट करेंगे। सपोज नॉर्मल सीजन में अगर वीवर से अगर वो कोई कपड़े ले रहे हैं, मान के चलते हैं XYZ कुछ भी, 100 रुपीज उसका पे कर रहे हैं, 1 मीटर खरीदा, 100 रुपीज दिया। अब क्या होगा कि अब देख रहे हैं प्रॉब्लम इमर्ज हो रही है, प्रॉब्लम इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो उसमें उस 100 रुपीज को फर्दर क्या करेंगे? और डिक्रीज करेंगे, कहेंगे 50 ले लो, 40 ले लो। पहले तो कहेंगे नहीं चाहिए, तो कहेंगे 50 ले लो, 40 ले लो। तो पेमेंट क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं ड्रास्टिकली। ठीक है, अब वीवर्स को क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो वीवर्स को जब प्रॉब्लम होगी तो वीवर्स विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्टर्स, और ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है who supplied them raw material and gave them order of for finished textile। वीवर्स को रॉ मटेरियल देते हैं और फिनिश टेक्सटाइल बनाते हैं। उन्होंने अपने पेमेंट क्या कर दिए? रिड्यूस कर दिए। ओके, तो यहाँ पे देखोगे 4 जून को वीवर्स ने क्या किया? अटैक कर दिया उनके होम पे। किसके? कॉन्ट्रैक्टर्स के। 2 ग्रुप बनाया। ठीक है, उनकी डिमांड क्या थी कि हायर वेज करो, हमारे जो पैसे हैं उसको क्या करो? बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे नौकरी वाली बात हो रही है। हमारे वेजेस क्या करो? बढ़ाओ। जिस तरीके से घटा रहे हो इससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। आपको लग रहा है कि इस समय इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? इस समय वेजेस रिड्यूस किए जा रहे हैं, डू यू नो? नहीं पता? ओके, ठीक है। तो डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स नाउअडेज, ठीक है, ड्यू टू द वोलेटाइल मार्केट दे आर डिक्रीजिंग वेजेस। ठीक है, the cause of this decrease is this pandemic। ओके, चलो हमें इतना डिटेल में नहीं समझना है। फिर उसके बाद they were treated with scorn and threat alternately, उन्हें मारने का, धमकी देने का, ठीक है, हमेशा तो थ्रेट पहुंचता था। तो उन्होंने क्या किया? 2 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप उनके घर में जाता है, एक ग्रुप उनके गोडाउन में जाता है। घर में जाके जो भी उनके प्रीसियस जो है फर्नीचर्स वगैरह थे, पोर्सिलेन वगैरह थे, उनको तोड़ दिया जाता है, विंडो पेन्स वगैरह तोड़ दिया जाता है। और गोडाउन में जाके जो भी इनके अपने बेल्स ऑफ क्लोथ्स थे उनको भी जला दिया जाता है। गोडाउन में स्टोर हाउस लूट लिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ता है तो नियर बाई फैमिलीज जो विलेजेस थे उनको रिफ्यूज कर देते हैं कि हम आपको पनाह नहीं दे सकते, शेल्टर नहीं दे सकते, आप कहीं और जाइए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जाते हैं, आर्मी से मिलते हैं, तो आर्मी फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को हेल्प करती है और फिर आर्मी और वीवर्स के बीच में कन्फ्रंटिंग होती है जिसमें 11 वीवर्स को मार दिया जाता है। दिख रहा है सभी को? समझ में आ रहा है जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस सर। रीडिंग करवा दें? रीडिंग करना चाहोगे साथ ही साथ कि मैं समझाते चलूं? बताइए, कॉल आपका है। आप इफ यू विल से सर आई वांट टू डू अ रीडिंग, देन यू विल डू रीडिंग। अरे हाँ या ना बताओ, इट्स योर कॉल। सर समझाते चलो, रीडिंग रहने दो। ओके, हिमानी सेड दिस। यस सर। यस सर। ओके, अब आते हैं रिवॉल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स के रेवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं। तो लिबरल्स यही वही लोग हैं जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जिनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए। आप जानते हो सोसाइटी में चेंज चाहिए, है ना? तो ये मिडिल क्लास के लोग जो है, फ्रांस में तो इन्होंने क्या लाया था?
फ्रांस में तो ये रिपब्लिक बना दिया फ्रांस को, मोनार्क वहां से चला गया, है ना। मेल सफरेज अभी आपने जस्ट पढ़ा कि हो गया है। अब इसको देखते ही, ठीक है, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब भी इसी तरीके का जो है कि सेटअप चाहते हैं। पर्टिकुलरली जर्मनी का अभी हम केस पढ़ेंगे, जहाँ पे लिबरल ने ट्राई किया कि वो अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लें और जर्मनी को भी एक नेशन स्टेट और एक रिपब्लिक बनाएं, ठीक है, यूनिफिकेशन करें, ठीक है। तो ऐसा वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बने, फ्रीडम ऑफ द प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मीन्स कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डेवलप। तो जर्मनी में हुआ क्या कि वहाँ पे एक एसोसिएशन बनता है मिडिल क्लास लोगों का, प्रोफेशनल्स का बनता है, बिजनेसमैन का बनता है, आर्टिशंस का बनता है। वो आते हैं सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, जो पार्लियामेंट वहाँ, ठीक है, और ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट पड़ती है। तो जब वोट पड़ती है तो उसमें 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं 18 ऑफ मई 1848। वो लोग एक रैली निकालते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से, और जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से एक रैली निकलती है और वो मोनार्क के पास जाते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके किसके पास जाते हैं, मोनार्क के पास, ठीक है, उनकी डिप्यूटीज जाते हैं मोनार्क के पास, कहते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज योर क्राउन, एक नया क्राउन उनको देते हैं। कौन है क्राउन, वहां का मोनार्क फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ। उनसे कहा गया कि नाउ मोनार्की इज सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट और टू अ पार्लियामेंट, मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, दिस इज द क्राउन, this is the crown, and now onwards Germany will become constitutional monarchy, means monarchy will do whatever parliament will convey it to do। और फ्रेडरिक विल्हेल्म कौन थे, he was the king of Prussia, ठीक है। उसने ये क्या किया, he rejected this idea that no, I will not accept it। अब वो गए और दूसरे एरिस्टोक्रेट्स और मिलिट्री वालों से मिल गए, ठीक है। और पार्लियामेंट का देखा गया ऑन द अदर हैंड कि इसका जो सोशल बेसिस था मिडिल क्लास लोगों का, वो थोड़ा सा वीक हो रहा था। क्यों, क्योंकि इन्होंने वर्कर्स के डिमांड को फुलफिल नहीं किया, आर्टिजन के डिमांड को फुलफिल नहीं किया, ठीक है। दे वर रिलक्टेंट, दे वर रेजिस्टेड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ वर्कर एंड आर्टिजन्स, और कंसीक्वेंटली उनका लॉस और उनका सपोर्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर जब मोनार्क ने देखा कि ये लिबरल के सपोर्ट अब कम हो रहा है, तो उन्होंने क्या ऑर्डर किया, ट्रूप्स ऑर्डर किया, सैनिक की टुकड़ी बुलाई और कह दिया जाओ और असेंबली को बंद कर दो, डिसबैंड कर दो। समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये हुआ कि मोनार्क जो है कि यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं, जो चाहते हैं लिबरल नेशनलिस्ट सोसाइटी में चेंज इस तरह की, वो क्या ला पाते हैं, नहीं ला पाते, ठीक है, वो चेंज वो नहीं ला पाते। अब इसके बाद आप देखोगे जो नेक्स्ट केस होगा वो थोड़ा विमेन के बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पे सोशल में कभी भी विमेन के बारे में कुछ भी आए तो उसको बिना कहे अपने एंड से ही इम्पोर्टेंट मार्क करोगे आप। तो विमेन को देखो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप देखो तो विमेन को वुमेन्स के राइट्स नहीं दिए जा गए थे, पहले से ही नहीं दिए गए थे, चाहे वो उनके सोशल स्फेयर में हो, चाहे इकोनॉमिक स्फेयर में हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फेयर में, ठीक है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन तीनों में नहीं दिया जाता था। राजनीतिक में किस तरीके से राइट टू वोट उनके पास नहीं था, आपने 9th में भी पढ़ा होगा अर्लियर क्लास में, उनको जो है राइट टू वोट नहीं मिलता था, दे वर कंसीडर्ड एज पैसिव सिटीजन। इकोनॉमिक स्फीयर में देखो कि उनके देयर वेजेस वर लोअर देन ऑफ मेन। सोशल में देखा जाए तो दे वर कंसीडर्ड टू डू हाउस होल्ड एक्टिविटीज, दे वर रेजिस्टेड, ठीक है, दे वर फेसिंग रेजिस्टेंस इन पब्लिक स्फीयर, मींस दे कैन नॉट वर्क इन पब्लिक स्फीयर। So these were different kinds of resistance which women were facing over here. So women also had their own revolution. They were also fighting for their
rights. They want that they should also have a social, economical, and political equality. Okay, but still it was not considered. It was considered later, like particularly after 1890s. बता सकते हो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहले यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को ग्रांट किया है, मीन्स राइट टू वोट फॉर women? Which country granted right to women, right to vote for women for the first time? Do you have an idea of this? France. No. Any other? It's New Zealand. ठीक है, कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड, in the year 1893. So even here also you will find, ये feminist term याद रखिएगा, can be asked in your examination. तो feminist जो है कि term में आप देख लेना, even in Frankfurt Parliament, yes, that's what I'm saying. So Frankfurt Parliament जब convey हुआ था, though they were considered as liberals, ठीक है, women were admitted only as observer to stand in the visitors gallery. खड़े होके देखो एक जगह पे, ठीक है, इस तरीके के उनको ट्रीटमेंट होती है. So it was not a very good treatment, ठीक है, which they were getting at that time. So अब यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस क्या किया कि there is a cycle of revolution. We found over here, हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन है, क्रांति एक के बाद एक के बाद एक होती है. तो मोनार्क भी परेशान हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, रूल करना है और शांति से करना है, आराम से करना है. तो ये साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन को कैसे किया जाए, कैसे जो है कि इनको शांत किया जाए, क्या ऐसा किया जाए. तो वहाँ पे वही डिमांड आती है कि इनको सब कंसेशन दिया जाए, जो लोग विरोध कर रहे हैं इनको सब कंसेशन दिया जाए, इनको जो है कि इनके डिमांड को फुलफिल किया. ठीक है, आपको मैंने जब पिछले क्लास में पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था कि ये सेंट्रल यूरोप है, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, बताया था मैंने. यस सर. यस सर. ईस्टर्न में मैंने बताया था वास्ट ई स्टेट है, सर्वडम है, ये सब बताया था. सेंट्रल में भी कुछ पार्ट है ऐसे कहना चाहिए. वेस्टर्न में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह मैंने बताया था. यस सर. तो होता क्या है यहाँ पे सेंट्रल और ईस्टर्न में भी अब क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. सर आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? हाँ, आप लोगों को स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है? नहीं सर. नो सर, नहीं सर. आपने स्टार्ट नहीं किया अभी. ओके. ज्योति शर्मा, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? ज्योति शर्मा. यस सर. बेटा आप आ रहे हो, जा रहे हो, क्या बात है? आज आप रेगुलर नहीं हो? एनी प्रॉब्लम ज्योति? सर नेटवर्क इशू. ओके, ध्यान दो, इम्पोर्टेंट क्लास है. ओके, अब ये दिख रहा है आपको? यस. यस सर. तो वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न. तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है. दिस वाज अ काइंड ऑफ कंसेशन व्हिच वाज ग्रांटेड at that time in order to stop the cycle of revolution and repression which was done by liberal nationalists. जो liberal nationalists प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी दे दो ताकि खुद से भी चल रूल कर पाए. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब काइंड ऑफ अ पावर शेयरिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो. तो यू हैव, डिड आई टॉट यू पावर शेयरिंग? पढ़ाया है? यस सर. यस सर. हाँ, तो यहाँ पे आप कुछ उस तरीके से ही समझो कि थोड़ा सा पावर शेयर कर दो, ये चुप हो जाएं, ठीक से रहें और ओके हमें तो रूल करना ही. और फिर आपने ये भी पढ़ा था कंजर्वेटिव्स में 1815 के बाद तो दो तरीके के लोग थे. एक ऐसे थे जो कि कुछ चेंजेस नहीं चाहते हैं और एक ऐसे भी थे जो चेंजेस चाहते हैं.
इस तरह के चेंजेस जिस तरह के नेपोलियन ने लाए थे, याद है आपको सभी को? 1815 वो चाहते हैं, नेपोलियन ने जिस तरीके से मिलिट्री को मॉडर्नाइज किया हम भी करेंगे, ताकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हम रूल कर सकें। याद है? नहीं याद है? चलो देख तो कहाँ पे क्या सर? कुछ ऐसे कंजर्वेटिव थे जो कि चेंजेस चाहते थे, इस तरह के चेंजेस जिस तरह के नेपोलियन ने लाए थे। यस सर। ये याद है? मैंने ये पोर्शन भी बताया है मॉडर्न आपको। इकोनॉमी, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी। हाँ वेरी गुड। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ ये देखो, दिख रहा है आपको? पढ़ाया है भाई, ध्यान से पढ़ोगे तभी तो याद रहेगा, है ना? ओके, समझ में आया? तो अब यहाँ पे यही चेंजेस लाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यही चेंजेस लाया जाएगा। Monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to liberal nationalist revolutionaries. Hence, in the year after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. I told you this industrialization concept 1730 और 50 से जो शुरू हो गया था वेस्टर्न यूरोप में, अब सेंट्रल और ईस्टर्न में भी हो रहा है। यस सर। बाकी बच्चे बताओ। मैंने क्या ये बात बताई है? और एरिस्टोक्रेसी जब मैं पढ़ा रहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, कैसे फिर वर्कर्स लोग मेन एंड वुमेन काम पे जाते हैं, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन इमर्ज होके आती है, मैंने ऐसे कुछ बताया होगा, फिर उसमें इंडस्ट्री बनाई होगी, फिर लोग काम करते हैं, ऐसे बताया होगा। वही तो बता रहा हूँ। जैसे आपने एरिया बना के बताया। हाँ बताया था। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन होता है, फिर कंसेक्यूटिवली होता है कि यहाँ 1848 में भी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में भी यही सेम चीज देखी जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे होता है। The Habsburg rulers granted more autonomy to the Hungarians in 1867. Habsburg Empire जो कि मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर था, उसने हंगेरी को भी क्या किया, सब ऑटोनॉमी दे दी कि चलो ठीक है, कुछ तुम्हें भी हम पावर दे रहे हैं अपने से रूल करना। सर्वडम और बॉन्डेड लेबर क्या हो गया, खत्म कर दिया गया। कहाँ? रशिया में और हाब्सबर्ग। So these are some sort of changes which were taken place. Okay, समझ में आया इतना तक? Yes sir. Okay. Now the next one, the making of Germany and Italy. जर्मनी इटली का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? अगर आप लोगों ने अपने मिड टर्म वगैरह दे दिए होंगे तो हो सकता है इसमें से आपने क्वेश्चन फेस किया हो। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। हाँ, आया था आपके एग्जाम में? जो सर मैम ने बताया था इम्पोर्टेंट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ने इंपॉर्टेंट कहा था, मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है? यू कैन फाइंड क्वेश्चन, ठीक है, बेस्ड ऑन जर्मनी एंड इटली इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इवन इन योर एनटीएससी आल्सो, ठीक? तो जर्मनी कैन बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। ओके, तो यहाँ पे जर्मनी के केस में देखोगे, जर्मनी यू ऑलरेडी नो दैट द फॉर्मेशन ऑफ जर्मनी और द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज डन बाय प्रूशिया। तो प्रूशिया के आप देखोगे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं ओवरऑल जर्मनी की मेकिंग में और यूनिफिकेशन में, वो हैं आपके प्रूशिया के सीएम, ठीक है? क्या नाम है उनका? ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम है उनका? ऑटो वन बिस्मार्क। समझ में आ रहा है? ऑटो वन बिस्मार्क प्रूशिया के हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। ऑटो वन बिस्मार्क,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लड़ाई लड़ी। किससे? इन्होंने लड़ी फ्रांस से, डेनमार्क से, और कौन है? फ्रांस, डेनमार्क एंड who else? ऑस्ट्रिया। सर ऑस्ट्रिया। Yes, फ्रांस, डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया। ये जो लड़ाई लड़ी इन्होंने 7 years तक चली। कितने साल तक? 7 साल तक चली। और सीएम को, यहाँ पे सीएम ऑटो वन बिस्मार्क को भी ऐसा नहीं है कि अकेले इन्होंने भी सपोर्ट लिया था। बिग लैंड ओनर्स, जिनको क्या कहा जाता है? जंकर्स। इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएस, लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको क्या कहा जाता है? जंकर्स। उनके हेल्प से किया। ठीक है, तो ये इन्होंने 7 साल की लड़ाई लड़ी फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया से, फाइनली जीत जाते हैं। और फिर कैसर विलियम फर्स्ट को क्या बनाते हैं? एम्परर, किंग ऑफ एम्पायर जर्मनी। जर्मनी को यूनिफाई कर देते हैं। इन विच ईयर ही यूनिफाइड जर्मनी? इन 1870। ठीक है, जर्मनी वाज यूनिफाइड इन 1871 एंड हु बिकेम द किंग? कैसर विलियम फर्स्ट। क्वेश्चन किंग थे, फिर ये जर्मनी के भी किंग बनते। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो आप Yes, sir. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जर्मन 1848 का हम लोगों ने देखा ही था, वो जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ओके, अब लिबरल नेशन बिल्डिंग का क्या हो गया? खत्म हो गया। ये जो रिजाइन सेटअप हुआ, ये कौन सा रिजाइन सेटअप हुआ? लिबरल वाला या कंजर्वेटिव वाला? बताओ फटाफट, लिखो। लिबरल। अरे कंजर्वेटिव। लिबरल वाले जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के थे ना, वो तो बंद हो गए ना, उनको तो डिसबैंड कर दिया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरल वाले अब देखोगे उनके जो वे ऑफ वर्किंग था, जो उनका आइडियोलॉजी था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिसमेंटल हो रहा है। कंजर्वेटिव्स विद सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस क्या कर रहे हैं? फिर से पावर में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग was however repressed by the combined forces of the monarchy and military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। यस। Yes. तो फिर उसके बाद नेशनल यूनिफिकेशन में ऑटो वन बिस्मार्क। सो ऑल दिस पॉइंट यू विल राइट इन योर शॉर्ट नोट्स व्हाइल यू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स ऑन दिस। ओके, देखो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ठीक है, लड़ाई कब तक चली? 7 साल। ओके, पर क्वेश्चन आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी। फिर जनवरी 1871 को विलियम फर्स्ट वहाँ के क्या बन जाते हैं? एम्परर, जर्मन एम्परर। ठीक है, ट्रीटी वर्साइल्स में, हॉल ऑफ मिरर में, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, हॉल ऑफ मिरर में उनका राज्य लगता है। देखो ये दिख रहा है आपको? नहीं है, इसी में हो रहा है, हॉल ऑफ मिरर वर्साइल्स। यस सर। At the center stands the Caesar. Okay, one thing more I forgot to tell you, that these picks are very important for your examination. So whatever pick we did, okay, whatever pick you will find in this history chapter, you will learn the content written onwards. Okay, so this content you must be knowing that what is happening over there. ठीक है, तो आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछने ये पिक बना के दे दिया, पूछ दिया कि व्हाट इज मींस व्हिच टाइप ऑफ सेरेमनी इज बीइंग हेल्ड ओवर हियर। ठीक है, कैसा सेरेमनी है? व्हिच काइंड ऑफ सेरेमनी? इज द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ कैसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, यस सर। जो बताया सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Do anybody have any kind of doubt? नो सर। Since are speaking, what about the rest? सभी को आ रहा है ना? साहिल, हिमानी, हिमांशु, ज्योति। यस सर। Yes. Yes, sir. यस सर। तो अब ये नेशन बिल्डिंग का जब प्रोसेस शुरू हुआ
प्रोसेस में आप देखोगे, आपने ज़ोल्दरीन आपको याद होगा, वो क्रूशिया का ही इनिशिएटिव था, ठीक है। तो करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, ये सब चीज़ें ये इन्होंने बड़े स्ट्रांगली क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ओके, इट बिकेम अ मॉडल फॉर जर्मनी। जर्मनी के बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो यही ऑटो वन बिस्मार्क हैं, ठीक है, कोड़े चला के लोगों को चुप करा रहे हैं, जो मैं कहूँगा वही होगा। दिख रहा है? Who is this who is there in this pic? This was Otto von Bismarck. Okay, so इटली का यूनिफिकेशन। So in the unification of Italy, you will find, आपने गिउसेप्पे मैज़नी के बारे में पढ़ा था कि God had he used to believe that God also knows that nation state is the natural unit of mankind, पढ़ा था। तो यहाँ पे और इटली को यूनिफाई करना चाहते थे एज अ नेशन स्टेट, ठीक है। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर में थी। अब ये देखा गया कि ये उस समय इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, और उनमें से सिर्फ एक जो है सार्डियाना पीडमोंट जो था, वो एक इटालियन प्रिंस द्वारा रूल होता था। ओके, किससे द्वारा रूल होता था? एक इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। और आपको मालूम है ट्रीटी ऑफ वियना जब आपने पढ़ा था, तो आपने उसमें पढ़ा था कि जो नॉर्दर्न इटली था वो किसके अंदर में चला गया था? ऑस्ट्रिया के अंदर। पढ़ा था इन द ट्रीटी ऑफ वियना नॉर्दर्न इटली वेंट टू ऑस्ट्रिया। यस सर। यस सर। अगर नहीं याद है तो ट्रीटी ऑफ वियना फटाक से देखो, यू विल फाइंड ओवर देयर नॉर्दर्न इटली वाज अंडर ऑस्ट्रियन, तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो इसके नॉर्दर्न साइड में इटली के ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल कर रहे हैं। My pen is not working right now. I hope. ठीक है, सेंटर पोप रूल कर रहा था, और सदन जो है आपका बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन ये रूल कर रहे थे। मीन्स ओवरऑल इटली अगर आप देखो, इट विल अपीयर लाइक अ बुक, ठीक है। अगर इटली को अगर देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट वाज अंडर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, so middle pope, and this one under Bourbon dynasty of Spain, Bourbon dynasty of okay। अब यहाँ पे देखोगे 1830 गिउसेप्पे मैज़नी आप जानते हैं, he was fighting for unification of Italy, ठीक है। और सीक्रेट जो सोसाइटी भी बनाई थी यंग इटली, याद है, बट वो फेल हो गए थे 1831 में, ठीक है। और 1848 में सारा दारोमदार अब किसके ऊपर आता है? सार्डियाना पीडमोंट के द ओनली रूलर टिट एमिनल सेकंड जो किंग था, उसी के ऊपर सारा दारोमदार आ जाता है कि अब इटली के यूनिफिकेशन में आप ही जो करोगे सो करोगे, कोई है नहीं, आप ही एक इटालियन क्या हो, किंग, इटली को यूनिफाई करिए। So he, Victor Emmanuel II, with the help of his CM, Cavour, Count formerly D. Cavour was his full name, ठीक है। इन्होंने he had a very diplomatic ties with France, and with the help of that, ठीक है, he fought a war with Austrian Habsburg and was successful in moving out Austria from northern Italy। 1859 में ऑस्ट्रिया को हटा दिया था नॉर्दर्न इटली से, काउंट फॉर्मली डी कैपोर, ठीक है। फ्रांस, उसको फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आती थी रादर देन इटालियन, ठीक है। फिर व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1860s, ठीक है। 1860s में ही टुक हेल्प ऑफ गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक है। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी जो कि इंस्पायर्ड थे गिउसेप्पे मैज़नी से। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी के अपनी 3000 वॉलंटियर्स थे, ठीक है, जो कि इटली की यूनिफिकेशन में क्या कर रहे थे? हेल्प कर रहे थे। दोज who used to believe that Italy should be unified, ठीक है। तो 3000 वॉलंटियर्स थे, उनका नाम द रेड शर्ट्स, आई थिंक, ठीक है, यस, द रेड शर्ट्स। उनके साथ मिलके ये क्या करते हैं, जो 1860s में
आपका 1860 में जो सदर्न पार्ट है बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और फाइनली और उसमें जो है पीजेंट्स वगैरह का भी हेल्प रहता है। ठीक है, नो डाउट पीजेंट्स वगैरह भी हैं, इलिटरेट हैं दो, बट दे हेल्प देम आउट। तो इसमें क्या हुआ कि ओवरऑल इनके इसकी यूनिफिकेशन में, ठीक है, कैबोर का नॉर्थ में, फिर आपके जो है गैरिबाल्डी का साउथ में विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, ठीक है, और पीजेंट्स, इटली यूनिफाइड हो जाता है फाइनली इन द ईयर 1861। 1865 में इटली क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। और यहाँ पे since we are unaware of this Italian term, Italy, we used to believe that ला टालिया कुछ कहा जा रहा है, और हो सकता है किंग की वाइफ हो जो कि किसी ने कब्जे में कर लिया या किसी ने अपहरण कर लिया, हमें उनके लिए लड़ना है। They never means at that time they didn't know that this is a fight for unification of it. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes. किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? No, सर sir. पोप कौन थे? हाँ, सर पोप क्या होता है, कौन थे मतलब ये? वो वही बिशॉप, प्रीस्ट, पोप, कैथलिक्स, पोप, है ना? ओके, इस बच्चे ने पूछा, समझ में आया पोप? यस सर। हाँ हाँ, अब ये देखो, बिकॉज नॉट नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ठीक है, कौन? कैबो। A short notes can come on Cabo. Visible to be a short notes. Okay, so he had a very diplomatic ties alliance with France. Sardiana Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. मैंने बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद he took the help of Giuseppe Garibaldi, armed volunteers थे उसके। फिर 1860s में साउथ इटली को किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पर्टिकुलरली जो जगह था, उसको जीत जाते हैं ये with the help of local peasants. I think I told you this. तो स्पेनिश रूलर वहां से हट जाते हैं, और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II was proclaimed king of United Italy. ठीक है, और वहां पे जो है इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी। They were unaware of liberal nationalist ideology, क्या है क्या नहीं है। They thought of it is, they never heard of the term Italia. They believed La Italia. ये ला टालिया कुछ कहा जा रहा है, इट वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। ठीक है, ये मुझे मालूम है। अब नेक्स्ट, ये देखो पंपल स्टेट, यही पोप, ये आपका नदर्न इटली, ये आपका किंगडम ऑफ टू सिसिलीज व्हिच वाज अंडर स्पेन, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। फिर उसके बाद देखो किस तरीके से इटली आई हो गई। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन क्लियर है सभी को? यस सर। I want to hear from everyone. Is this clear? Yes, sir. पूछा जाएगा तो बता दोगे? अच्छा, इसमें कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है, मतलब पहली बार इन द सेंस कि स्कूल में नहीं पढ़ा है, यहाँ पढ़ रहे हैं पहली बार? सभी ने स्कूल में पढ़ लिया है इसको? यस सर, Yes, sir. यूनिफिकेशन तक पढ़ लिया। कहाँ तक? सर यहीं तक, उसके आगे मैम ने कहा कि पेपर में नहीं आएगा, वो अभी अगस्त में भी अभी स्टार्ट होगा एग्जाम्स के बाद। अच्छा, 2 बार में पढ़ा रही हैं? यस सर। तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बात ये है यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर सोशल में किसी को दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा पेन पहुँचता है कोई चैप्टर से ज़्यादा, तो वो यही चैप्टर है। बच्चों को अगर पेनफुल लगता है कोई चैप्टर सबसे ज़्यादा, तो वो यही चैप्टर है। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है जो कि मैं बोल रहा हूँ?
Yes, sir. यस सर। तो ये पेनफुल नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो उसको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए सर यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, जो भी एक्सरसाइज उनके डाउट्स। ठीक है, डोंट गो विदाउट सॉरी विदाउट डोंट गो विद डाउट्स, गो विदाउट डाउट तो नहीं है ना किसी का अभी तक जो भी पढ़ाया है? बताओ। नो सर। चलिए तो ठीक है, हम लोग आगे मूव करते हैं। ब्रिटेन का केस देखते हैं। आज के डेट में 18 सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटेन नहीं आने, और बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा भी मानते हैं कि ये कोई नेशन स्टेट बना नहीं है, जबरदस्ती इन्होंने क्या कि आसपास के रीजन को अपने अंदर मर्ज करके एक नेशन स्टेट कहते हैं कि हमने बनाया है। ठीक है, तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। दिख रहा है आपको ये? Yes. यहाँ पे क्या थे? आइलैंड्स थे। ठीक है, 4 इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, इरिश, एथनिक डाइवर्सिटी थी। ठीक है, और इनका अपना कल्चर और अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। और धीरे धीरे देखा गया इन चारों में सबसे पहले कौन ग्रो होता है? इंग्लिश। और जब वो ग्रो करते हैं वेल्थ में और पावर में, तो वो धीरे धीरे इनको भी सब्जुगेट करते हैं, इनको भी और इनको भी अपने अंडर में। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं अदर नेशन ऑफ द आइलैंड्स। और इंग्लिश पार्लियामेंट, ठीक है, बनाते हैं। मोनार्की को वहां से हटा देते हैं इन द ईयर 1688। ओके, और इंग्लैंड जब बनता है, वही इंग्लिश फिर क्या किसमें चेंज हो जाते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड उसका सेंटर बनता है, और एक एक्ट ऑफ यूनियन पास करते हैं 1707। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी। एनटीएससी पूछा इन विच ईयर एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास, और व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ यूनियन? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ये सब ये दोनों जुड़ गए, और क्या फॉर्म हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड में बढ़ता गया। स्कॉटलैंड का अपना कल्चर और पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन था वो अब डिक्रीज होने लगा या सब्जुकेट होने लगा। ठीक है, इसके अंदर इंग्लैंड इंग्लिश मेंबर्स थे। पार्लियामेंट में भी ज्यादातर कौन थे? इंग्लिश मेंबर्स थे। तो ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने लगी, स्कॉटलैंड का अपना आइडेंटिटी खत्म होने लगी, पॉवरिश होने लगी, सिस्टमैटिकली वो सप्रेस्ड होते। ठीक है, ये लोग कैथलिक थे, और जो इंग्लिश वाले थे वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, तो इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म होने लगी, रिप्रेस होने लगी, उनका अपना इंडिपेंडेंस खत्म होने लगा। उनको अपनी लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज जो वो बोलते थे वो भी फॉरबिडन हो गई, वो अपने नेशनल ड्रेस अब नहीं पहन सकते। ठीक है, तो जबरदस्ती किसको क्या अपना लिया गया? किसको? स्कॉटलैंड को जबरदस्ती जोड़ लिया गया। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 किसके साथ जोड़ा गया? ब्रिटेन के साथ। इंग्लैंड वालों ने उसको जोड़ लिया अपने साथ। समझ में आया ये पोर्शन कैसे जुड़ा स्कॉटलैंड? अब इसके साथ ही देखोगे कि जब ब्रिटेन, अगर आप देखो तो कुछ ऐसे ही आपको दिखेगा ये आइलैंड। तो इसमें यहाँ पे भी एक है आयरलैंड है। ये नदर्न पार्ट है आयरलैंड। तो ये ओवरऑल अगर आप देखो तो ये इसमें कौन रहते हैं? प्रोटेस्टेंट्स। ओवरऑल जो पावरफुल है वो कौन है? प्रोटेस्टेंट्स। फिर उसके बाद ये नदर्न आयरलैंड में, ये ओवरऑल जो आयरलैंड है इसमें कौन जो डोमिनेट कर रहे हैं? कैथलिक्स। ठीक है, और ये नदर्न आयरलैंड में कौन है? प्रोटेस्टेंट। कौन है? प्रोटेस्टेंट। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक। Yes. यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक? चलो जानते हो तो बताओ।
कैथलिक्स, बताओ क्या है, फटाफट बताओ। साहिल है क्लास में? नो सर, सर आज सिर्फ 3 ही बच्चे हैं। अच्छा, साहिल तो आई थिंक आया था क्लास में। चलो बाकी बच्चे बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, ये एक तरह का क्या है, एथनिक डाइवर्सिटी। क्या है? एथनिक डाइवर्सिटी। तो प्रोटेस्टेंट और जो कैथलिक्स है, कैथलिक बिलीव दैट जो पावर है गॉड का, ठीक है, जीसस का, वो हमें प्रीस्ट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, वी कैन मीट जीसस क्राइस्ट और द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन ओनली बी, वी कैन ओनली हैव दैट, we can only have blessings of Jesus Christ through church. They had a strong belief on church. On Catholics. Protestant says no. We can have a direct blessings from Jesus Christ. They disobeyed church. They don't used to believe the authority of church. So this was the kind of ethnic diversity of belief which they had. So overall, this island was dominated by Protestant. In overall in Ireland, Catholics were in majority. Okay, but there was a, but in Northern Ireland, कौन थे? Protestant. तो इन्होंने क्या किया? This Protestant क्या हो गए? यूनिफाइड हो गए। ठीक है, प्रोटेस्टेंट तुम भी हो, हम भी हैं, चलो हम लोग साथ में रहेंगे, वी विल बिकम वन नेशन। समझ में आ रही है बात, कंसेप्ट? यस सर। तो अब देखो, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड है, ठीक है, और इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथलिक कंट्री। ठीक है, फिर लड़ाई भी होती है, वोल्फस्टोन और ने लड़ाई लड़ी थी यूनाइटेड एडिशन में 1798, बट दे वर फोइल्ड, और फाइनली यूनाइटेड किंगडम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है ब्रिटेन में इन द ईयर 1801। अब एक नया ब्रिटिश नेशन बनता है, जिसमें इंग्लिश कल्चर फ्लरिश करता है, उसका एक अपना फ्लैग है, यूनियन जैक, उनका अपना एक नेशनल एंथम है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज क्या की जाती है? प्रमोट की जाती है, और सभी लोग क्या बन जाते हैं? उसके सबऑर्डिनेट। समझ में आया ये केस, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन? यस सर। सर ये देखो गैरीबल्डी है, गैरीबल्डी विक्टर इमानुएल को हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे गैरीबल्डी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, नोट्स आ सकते हैं। इनके रेड शर्ट कहाँ गए? ओके, 2000 में बता रहा था, एक्चुअली दे वर 30,000। इनमें क्या करेक्शन over there if you have written somewhere, they were 30,000 actually, not 3,000। ओके, तो उन्हीं को क्या बुलाया जाता था? रेड शर्ट। ठीक है, 1860 का अभी बताया था ना, गैरीबल्डी लेड अ फेमस एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स टू साउथ इटली, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन को हटाया था वहां से, है ना, बताया था अभी। यस सर। नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन में अगर आप देखो तो यू माइट हैव स्टडीड फ्रेंच रेवोल्यूशन, पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने जब पढ़ा तो वहाँ पे आपने सिंबल्स के बारे में भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल सिंबल्स। पॉलिटिकल सिंबल्स में आपने विंग वेमेन को भी देखा होगा, एक वेमेन थी उनकी विंग थी, एक विंग, दो विंग से उड़ रही थी, लॉ टैबलेट पढ़ा था, लॉ टैबलेट, विंग वेमेन। सिंबल नहीं पढ़ा था आप लोगों ने? 9th में सोशल पढ़ी थी? हाँ सर, पढ़ी थी। पढ़ी थी, कोचिंग किया था? नहीं सर। नो सर। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है सोशल पढ़ के? अजीब? सर बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक बच्चे को लग रहा है बढ़िया। और बाकी लोग बताओ। हाँ, आप लोगों को तो लगता है तो ये स्ट्रेंज, अच्छा सोशल की पढ़ाई होती है ऐसा? और सर बहुत अच्छा लगता है। 10 कुछ लाख डेप्थ में होता है क्या कह रहे हो? सर, कुछ लाख डेप्थ में होता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ टाइम देके कराया जाता है, इसीलिए कि आपके जो है कि फुल मार्क्स आए सीबीएसई में। बच्चे के यहाँ, बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं उनके फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। और प्लस एनटीएससी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एनटीएससी जानते हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो जो सैट होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, 40 मार्क्स का आपका साइंस आता है, 40 मार्क्स का एसएसटी आता है, 20 मार्क्स का मैथ्स आता है, ठीक है। तो ये एसएसटी 40 मार्क्स का सबसे ईजियर होता है, ठीक है, और सबसे अच्छा जो है कि मजबूत क्वेश्चन होता है। साइंस तो आप पढ़ ही रहे हो, मोर और लेस आप हर जगह पढ़ोगे, पढ़ते हो ना। 20 मैथ्स भी यस आपको सर। कराएंगे, सोशल में नहीं समझाएंगे इतना, क्वेश्चन आंसर देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर होगा तो दे देंगे। इस 40 मार्क्स के लिए आपको खुद मेहनत करनी होती है, ठीक है। खुद से याद कर लो, ये है, खुद से कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लो। अब मैं देखो यहाँ पे मोर और लेस सारी चीजों को एक साथ लेके चलता हूँ, तो 40 मार्क्स जो आते हैं यही एनसीईआरटी से ही आते हैं, ओके। और इसको सॉल्व करने में अगर कभी आप डीपीपी सॉल्व करोगे सोशल की, यू विल फाइंड इट टेक्स हार्डली 5 to 10 मिनट्स टू सॉल्व आउट द डीपीपी ऑफ सोशल। तो पेपर आएगा तो सबसे पहले इस 40 मार्क्स को आप क्रैक करोगे फटाक से। 20 मार्क्स विल टेक टाइम, लगेगा ना मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम। जितने में आप मैथ्स का 2-3 क्वेश्चन करोगे उतने में आप हो सकता है सोशल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कभी डीपीपी सॉल्व की है आपने? यस सर। हाँ, ज्यादा टाइम लगता है उसमें सॉल्व करने में? नहीं नो सर। सर। पढ़ना है और लगा देना है, इसको आता है तो आता है, जो नहीं आता है तो नहीं आता है, उसको क्या सॉल्व करना है। चलिए ठीक है। तो विजुअलाइजिंग द नेशन में हम लोग थे, नेशन को कैसे विजुअलाइज किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया देते हैं, कैटेगरी बनाते हैं जो कि फीमेल फिगर होती है, ठीक है। कौन सी होती है वो? फीमेल फिगर, एज अ फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जिस्ट करता नहीं है। रियल लाइफ में इस तरह की वुमेन एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट दे गेव फीमेल अ स्टेटस ऑफ अ नेशन स्टेट। देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आपने इंग्लिश अगर पढ़ते होंगे तो एक टर्म पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो यहाँ पे भी एक यस क्या है, सर। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, बनाया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दो लोगों के बारे में पढ़ना है। दो लोगों के बारे में कौन कौन है यहाँ पे? क्रिश्चियन मैरियाने है, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि फ्रांस में दिखती हैं आपको, ठीक है, जो कि लिबर्टी एंड रिपब्लिक को शो करती है। उन्होंने एक रेड कैप, ट्राई कलर और पॉकेट ले रखा है, ठीक है। यू विल फाइंड आउट फेयर, यही है हरियाणा, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को ये शो कर रही है। और इनको कहाँ लगाया जाता है? पब्लिक स्क्वायर में, ठीक है, ताकि पब्लिक, यहीं पे इनके स्टैचू बना देगी ताकि पब्लिक यहाँ से घूमते रहे, आते जाते रहे, तो वो इनको देखें और वो विजुलाइज करेंगे यही हमारा नेशन स्टेट है और हमें इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें इनके लिए फाइट करना होगा। माइट हैव स्टडीड नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहाँ पे तो क्रिएशन ऑफ भारत माता इमेज पढ़ा है। यस सर। तो भारत माता का इमेज क्यों बनाया गया? टू विजुअलाइज नेशन, to develop a sense of collective belongingness, पढ़ा है स्कूल में, Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर एक सिंबल ऑफ यूनिटी डेवलप हो सके। इट वाज अ काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। और कॉइन्स वगैरह, स्टैम्प वगैरह में भी देखा जाता है। सिमिलरली जर्मेनिया कहाँ की एलिगरी है? जर्मन नेशन। ये एक क्राउन लीफ पहनती हैं जो कि लोग ओक की बनी होती है। ओक किसके लिए स्टैंड होता है? हीरोइज्म के लिए। जर्मन
O stands for figures. So you will prepare a short notes on this. एक short notes बना लो, ठीक है? How nation was visualized? So it was visualized as a allegory of, or as a female allegory. ठीक है? Then you will give examples of France and Germany. ठीक है? यही जर्मेनिया है, आपको ये दिख रहा है? She is Germania. Yes, sir. फिलिप फेल्ट ने बनाया 1848। अब यहाँ पे आपके एनटीएससी के लिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी, एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर बीइंग फ्री, ब्रेस्टप्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर। स्टैंड दिख रहा है आपको? ये है ब्रेस्टप्लेट विद फ्रीगर, ईगल। जर्मेनिया ने पहना है, हाँ देखो पहना है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. फिर क्राउन ऑफ लीव्स, हीरोइज्म, स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट। आई थिंक ये सब आप लोग याद कर लोगे। यस सर। ठीक है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड मींस पीस चाहते हैं। रेज ऑफ राइजिंग सन मतलब नया एरा। तो देखो ये जर्मेनिया गिर गई है नीचे। अब उसके बाद जर्मेनिया लड़ने जा रही है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में क्या है यहाँ पे आप देखते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनके जो आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही है इन एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। लिबरल नेशनलिस्ट वो नेशनलिस्ट जो कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्फीयर में फ्रीडम चाहते थे। अब उनको दे बिकम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एम्स, मींस their existence has no value right now. It has been decreased dramatically. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, you will find that there are different nation states, ठीक है, who have become an independent nation and they are ever ready to go for war. तो यहाँ पे अगर बिग पावर्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो एट दिस टाइम यू विल फाइंड बिग पावर में रशिया, Prussia, that's of Germany, Russia, Prussia, then you will find Britain, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या बिग पावर, ओके। और यहाँ पे एक केस पढ़ोगे बाल्कन स्टेट, ठीक है, 1871 का टाइम पीरियड है उसी में। तो बाल्कन स्टेट यू विल फाइंड दे वेर अंडर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर। आपने आई थिंक ग्रीस वाला केस पढ़ा है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, बताया मैंने? यस सर। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो है बाल्कन्स में अगर आप देखो जो पीपल रहते थे बाल्कन में उनको स्लाव्स बुलाया जाता था, ओके। तो बाल्कन स्टेट में कौन कौन से आपके रीजन थे याद रखिएगा, RBA, CN, SSM, RBA, GCN, SSM, ठीक है। अभी कैसे याद करोगे, ये आपने आप करके याद कर लेना। एक बच्चे से मैंने पूछा, उसने बताया कि सर RBA, GCN, बस क्या है ये RBA, GCN बस? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। 3 3 6 7 8 9 10, हाउ मेनी स्टेट्स? 10। याद कर पाओगे आप सभी? यस सर, विल ट्राई। तो इसको याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में ये सभी के बस की बात नहीं है कि वो सारा लिख देंगे। जो बच्चे को ये फॉर्मूला याद है
फटाफट लिख देगा कि these were the part of Balkan state. आज के डेट में ये इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट हैं, but earlier they were part of Balkan state and the people who were living over here were known as Slavs. देखो ठीक है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, है ना, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, they were known as Slavs. तो ऑटोमन एम्पायर अंडर हु? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे ओके, तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे, तो ऑटोमन एम्पायर है मुस्लिम डोमिनेटिंग एम्पायर, ठीक है, तो उन्होंने जबरदस्ती रखा था उनका अपने, तो दे वर ट्राइंग टू बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड दे डिड दैट वन बाय वन। ऑटोमन एम्पायर ने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, बट दैट चेंजेस वर ऑफ नो यूज। They all became an independent nation one by one. And when they became an independent nation one by one, they said that earlier they were an independent one. Okay, this Ottoman Empire has subjugated them in a forcible manner. In a forcible manner. So now they have become an independent nation. But when they became an independent nation, they were extremely jealous of each other. बहुत ज्यादा एक दूसरे से जलते थे, and they were ever ready to go for war. There at that time there was a mentality to increase territory. मतलब this one is someone means Romania, so Romania wants to capture Bulgaria, ठीक है, Romania wants to include Bulgaria in its territory, ठीक है, तो Bulgaria also wants Romania should also come under me. So in this kind of situation was prevailing over there. और फिर उसके बाद हम देखेंगे तो बिग पावर राइवलरीज हैं या बिग पावर हैं, दे आर आल्सो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। दे आर आल्सो इन नीड ऑफ डिफरेंट कॉलोनीज, ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर ट्रेड, अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए दे वर आल्सो लुकिंग फॉर टेरिटरीज, so they were also helping out each other, not for each other here, they were also acting like a catalyst in this fight among the Slav nations or Balkan states. So they were acting as a catalyst, जो है प्रेरक की तरह काम कर रहे थे। तो और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, we saw the first world war which started in the year 1940। पढ़ा है आपने? पढ़ा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ भी? राइट, मीटिंग में हो ना? तो 1871 का बाल्कन रीजन ये देख लेना। बाल्कन रीजन में फिर एक एक करके डिसइंटीग्रेशन होता है ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर हैड टू सॉर्ट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म, ठीक है, लेटेस्ट सक्सेस होता है। फिर one by one its European subject nationalities broke away from its control, declared independence, है ना, और उन्होंने कहा कि वो फिर से इंडिपेंडेंट हो गए, पहले भी थे बट सब्जुगेट हो गए इस फॉरेन पावर की वजह से और अपना इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर गए। अब ये जो डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दिस बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, दे वर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ ईच अदर, और ज्यादा टेरिटरी मिल जाए इसकी लालच थी, ठीक है, और ये कॉम्प्लिकेट होते जाता है जब बिग पावर राइवलरीज इसमें टूट जाते हैं, ठीक है। और कौन है? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, यही प्रूशिया जर्मनी हो चुका है, ओके। तो प्रूशिया मैंने लिखा था ना, वही जर्मनी हो गया, तो 1871 का पीरियड है, तो जर्मनी। इस तरीके से जब ये पावरफुल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, तो ये फौज जो है कि एक भयानक रूप ले लेता है, और ये भयानक रूप हम लोगों ने देखा है। कौन सा वॉर? फर्स्ट। क्लियर है बाल्कन का? यस सर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम आपके टीचर कुछ बताएं ना बताएं, जरूर बताएं, वेरी वेरी, और कई बार बोर्ड के पेपर में आया है, ओके। प्रोसीड।
इज नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद, ठीक है। साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, ठीक है। किसका? जो पावरफुल कंट्रीज थी। साम्राज्य बढ़ाने से क्या फायदा होगा? इंपीरियलिज्म बनाने, इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी से क्या फायदा होता है? कॉलोनीज बढ़ेंगी, कॉलोनीज बढ़ेगा तो ट्रेड बढ़ेगा, साथ ही साथ कॉलोनीज से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। मतलब जो भी पावरफुल कंट्रीज उनका ये मानना है, ठीक है। तो कॉलोनीज जो जहाँ पे इन्होंने कॉलोनीज बनाया, उस कॉलोनीज में भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट होती है। बट वो नेशनलिस्ट की आइडियोलॉजी जो है वो लिबरल नेशनलिस्ट जैसे नेशनलिस्ट नहीं थे। वो नेशनलिस्ट कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे जो अपने नेशन को इंडिपेंडेंट गेन कराना चाहते थे। तो नेशनलिस्ट वांटेड एन इंडिपेंडेंस फॉर देयर नेशन फ्रॉम दिस फॉरेन पावर। जो लिबरल नेशनलिस्ट वाली आइडियोलॉजी है वो कहीं यूरोप के अलावा कहीं और प्रमोट नहीं की गई, ठीक है, और उसको रेप्लिकेट नहीं किया गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये एंटी इंपीरियल मूवमेंट था, तो नेशन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। देखो, यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म दे आर नोवेयर रेप्लिकेटेड। सबका अपना अपना वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म है, और बट द आइडिया, और ये सबका आइडिया क्या था? एक नेशन स्टेट, ठीक है, कि नेशन स्टेट बनना चाहिए और ये नेचुरल है, यूनिवर्सल है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए नेशन स्टेट बने या ना बने, ठीक है। Yes, sir. Am I clear to all? Yes, sir. Okay. तो ये सारे जो आपके फिगर्स हैं इसमें फिक्स दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जर्मेनिया का खासकर, ओके। फिर मरियाने का भी याद रखिएगा, क्रिश्चियन मरियाने, फिर गिउसेppe गैरिबाल्डी। जो भी आज पढ़ाया है, देखो ये प्रूशिया है, किस तरीके से ये इंक्रीज करते जा रहा है डे बाई डे। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो? Yes, sir. ओके, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, भेजते हैं मेरे पे। हाँ सर, मैंने भेजा था। हाँ, हिमानी तो भेजती है, ये तो पक्का है। और बाकी लोगों को अगर बनाते हो तो भेज दिया करो, मेल आईडी बताइए कि आप लोग, है ना। Yes, sir. तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर में अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पढ़ा है चैप्टर आपने? ज्योग्राफी का चैप्टर है। हाँ सर। बाकी बताओ, हिमांशु आपने पढ़ा है? यस सर। हाँ, तो Sir. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जीपीटी सॉल्व करते चलिए। जीपीटी में जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं सेपरेट है उसको लिखिए, तब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए, आपको कहीं मिलेंगे नहीं जल्दी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। आपके सीबीएसई में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, तो ये हेल्प करते होंगे, कहीं ना कहीं यहीं से आता होगा, है ना, आता है, हेल्प करता है आपको ये डीपीटी। यस सर। हाँ, बिल्कुल करेगा। आप लोग इसको जो है कि सीरियसली करते रहेंगे, इसका एक इस नोटबुक पे इसको लिखते रहेंगे, तो आपके एग्जाम में बहुत पड़ती, और एनटीएससी में तो करना ही। ओके, किसी का कोई डाउट? No, sir. कुछ पूछना है, कुछ जानना है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir.